इससे पहले आपके पूर्वकालीन इतिहास जो हमने पढ़ाया था वो हो गया, यानी कि प्राचीन काल इतिहास आपका हो गया। इससे पहले जो भी आपके डाउट थे वो आप क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। वैसे तो आपके डाउट वैसे सारे क्लियर हो रखे होंगे, ठीक है। पीडीएफ के साथ आपको मिल रखा है वो। बाकी जो आज आपका पीडीएफ मिल रखा है, इसी पीडीएफ को देखते रहना, जहां पर जो डाउट होगा वहां पर उसको बता देना फिर लास्ट में, ठीक है। क्लास के लास्ट में आप दिखा देंगे उसको, और उसके बाद मैं तब उस डाउट को देख लूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो स्टोरी है, यहां से आप स्टोरी का लिंक बना के चलेंगे, क्योंकि भारत में जो आक्रमणकारी आते हैं वहां पर का लिंक आप बना रहे यहीं से शुरू कर देंगे, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। 3 लोगों का यहाँ पर अरबों और तुर्कों के आक्रमण में 3 लोगों का बहुत बड़ा सहयोग था कि भारत के अंदर। इसके बाद किसका, यहाँ पर जितने भी साम्राज्य था, 16 महाजनपद था, वो बिल्कुल क्या हो गया, इसके बाद खत्म हो गया, और अलग ही वंश चला और अलग ही साम्राज्य बना। साम्राज्य नहीं बल्कि सल्तनत बनी। क्या बनी, सल्तनत बनी। अब तक जब जिनको हम साम्राज्य के रूप में बोल रहे थे वो किस में बनी, सल्तनत में बनी, ठीक है। जो आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक है किसका, भारत पर अरबों का तथा तुर्कों का क्या आक्रमण। तो यहां पर शुरू करते हैं अरबों का आक्रमण। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाई थी, उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि भारत के साथ मेसोपोटामिया के काफी अच्छे क्या थे, व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि वहां के सिक्के यहां मिलते और यहाँ के सिक्के मेसोपोटामिया में मिलते। समझ गए ना। आगे चल के क्या हुआ, जब हमने क्या हुआ, ये मौर्य वंश आया, नंद वंश आया, तो इस समय पे भी हमने देखा कि दूसरे देश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं व्यापार करने के लिए। वो बहुत पहले से था। जिस समय जैन और बौद्ध लोग यहाँ से दूसरी जगह जा रहे थे, तो लोगों का प्रचार प्रसार वहां से बढ़ा कि ये लोग कहां से आ रहे हैं इतना ज्ञान लेके, ठीक है। तो वहां आसपास से उनका यहाँ पर आना शुरू हुआ। जैसे यहाँ पर आए तो उनको संसाधन नहीं मिले, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे करके आप देखोगे कि जैसे ही क्या बढ़ता है, यहाँ पर लोगों को पता चलता है कि भारत में पूर्ण रूप से संसाधन है, तो लोगों का यहाँ पर आवागमन बहुत ज्यादा से बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहीं पर हम जब करने चलेंगे, लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था, लास्ट टॉपिक हमने गुप्त वंश का पढ़ा था, जो 250 से 500 साल तक आया, ठीक है। इस 500 साल के बाद से हम पढ़ेंगे फारस को। फारस यानी कि जो आपका ईरान है। मैप में आपको दिखा देता हूं मैं। ये जो इस समय यहां पर है, ये हो गया आपका फारस। इस जगह पे फारस, जो आज के समय में इसको क्या कहा जाता है, ईरान कहा जाता है, ठीक है। यही बॉर्डर लगा रहा है इस समय किसके साथ, भारत के साथ। भारत के साथ जब ये बॉर्डर लगा रहा है यहां पर, तो पहला राज्य जो पड़ता है यहां पर, वो पड़ता है आपका सिंध। क्या पड़ता है, सिंध पड़ता है, ठीक है। ये पहला राज्य यहां पर पड़ रहा है जिसका नाम क्या है, सिंध है। यहीं पर आप देखोगे कि ये ईरान के लोग जो हैं, इसी समय से यहां पर व्यापार चलता आ रहा है, और इन क्षेत्रों में, यानी कि ये जो आप देखेंगे भारत के आपके इन क्षेत्रों में लगभग इनका क्या है, में ये क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और व्यापार करने के साथ ही बहुत सारे संसाधन अपने देश में लेके जाते हैं। लेकिन व्यापार के करने के लिए इनको भी कुछ देना पड़ता होगा, ठीक है। तो उस समय का ध्यान रखना, ये लोग अपने साथ क्या लेके आते थे व्यापार करने के लिए, खजूर स्पेशल लेके आते थे। क्या लेके आते थे, खजूर लेके आते थे। बहुत फेमस था यहाँ पर खजूर, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पर 500 के टाइम की, तो इन्होंने बोला कि इतने संसाधन है, हम इनको कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है हमको, या फिर कभी कभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं होते देने के लिए, लेकिन संसाधन यहाँ पर पूर्ण रूप से। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम इन पर आक्रमण करते हैं और इनके हिस्से को अपने पे ले लेते हैं। और जैसे हम इनके हिस्से को अपने पास लेंगे ना, तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से हमारे पास संसाधन की कोई कमी नहीं होगी और हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, ठीक है। ये था किसका सोच, फारस की सोच, ठीक है। अब यहां पर जब इसकी सोच कुछ इस तरीके से रहेगी भारत में, तो जब यहां पर आएंगे जब यहां पर ये आना शुरू किया, तो यहां पर ये कभी जीत ही नहीं पाते थे, क्योंकि मैंने पहले बताया यहां पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजवंश थे उस समय, ठीक है। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजवंश थे। उससे पहले मैं गुप्त के बारे में बता रहा हूं, गुप्त वंश भी इस समय लगभग चल रहा है, ठीक है। यहां पर उत्तर गुप्त काल इस समय चल रहा होगा, ठीक है। यहां पर जब हम पढ़ना शुरू करेंगे यहां पर अरबों के आक्रमण का, तो हम 700 एडी से शुरू करते हैं, ठीक है। 700 ईस्वी से हम इस काल को पढ़ना शुरू करते हैं। 700 ईस्वी में इस फारस का जो राजा था, महाराज, खलीफा बोल सकते हैं, इस फारस का जो खलीफा था उसका नाम था अल हज्जाज बिन यूसुफ, ठीक है। अल हज्जाज बिन यूसुफ, ये था उसका नाम, ठीक है। करीबन 700 एडी में था। वो हमेशा से सोचता था कि हम क्या करेंगे, यहां पर हम आक्रमण करेंगे, और आक्रमण करने के साथ हम क्या कर देंगे, आक्रमण करने के साथ हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, भारत में राज करेंगे, वहां के संसाधन अपने देश में लेके आएंगे, जिसके वजह से हम भी अमीर हो जाएंगे। ये वो सोचते थे, ठीक है। तो लेकिन इसने जब भी यहां पर आक्रमण किए तो हमेशा असफल रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इस समय तक एक राजा दूसरे राजा का क्या देता है, साथ देता है। जैसे आक्रमण होते हैं ना, तो एक दूसरे का साथ बहुत अच्छे से देते थे।
ठीक है, तो इसने सोचा कि भारत को मैं कभी भी इस जगह से, यानी कि मैं कभी पश्चिमी क्षेत्र से इसको विजय कभी नहीं कर पाऊंगा, इतना उसको याद था। तो उसने बोला कि मैं भारत को क्या करूंगा, मैंने हमेशा आपको बताया है जहां पर 16 महाजनपद रहे ना, वो केवल इतने क्षेत्र तक रहे, बस इतने, इसके नीचे जनजाति थी सारी की सारी, क्या थी इस समय की, जनजाति थी। ठीक है, पीडीएफ में आपको मैप दे रखा है, मैप में आपके वहां पर राजवंश भी लिखे होंगे, पांडवास होंगे वहां पर। ठीक है, उस समय क्या चला, पांडवास राजवंश चला था, 3 राजवंश यहां पर थे उस समय, त्रिकोणीय युद्ध जिस समय चला था। ठीक है, चोल वंश भी आपका 900 शताब्दी में आया था, समझ गए ना। तो उसने सोचा, फारस ने सोचा कि मैं क्या करूंगा, दक्षिण से जीतूंगा अब इसको, क्या करूंगा, दक्षिण से जीतूंगा, क्योंकि वहां से जीतना क्या हो जाएगा हमारे लिए, आसान हो जाएगा। तो फारस का जो राजा था अल हज्जाज बिन यूसुफ, ये कहां आक्रमण कर देता है, ये आक्रमण करता है सबसे पहले श्रीलंका में। और श्रीलंका का उस समय का नाम था, वो था सियोन। क्या नाम था, सियोन नाम था उसका। क्या नाम था उसका, सियोन नाम था उसका। ठीक है, यहां पर उसका जब ये सियोन में आक्रमण करता है, तो ये आक्रमण क्या होता है, इस आक्रमण से वो क्या करता है, सियोन को जीत लेता है। ठीक है, यहां पर आक्रमण करने से पहले, यानी कि जैसे ही वो दक्षिण भारत में बढ़ने वाले थे, तब बीच में एक ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से वो दक्षिण से नहीं, वो फिर वहां पश्चिम से ही आता है, समझ गए। देखो, जिस समय यहां पर आक्रमण हुआ, उसके बहुत सारे सैनिक वहां पर मारे गए, और सैनिकों के मरने के वजह से क्या हुआ कि वो जब क्या आ रहा था वापस, यानी कि वो अपने सैनिकों के साथ क्या जाते थे, उनकी बीवी वगैरह भी जाते थे, उनके बच्चे वगैरह भी जाते थे, लेकिन जो सैनिक मर जाते थे, उनकी जो विधवाएं होती थी, वो वापस से उनको कहां लेके आ रहे थे, फारस लेके आ रहे थे। लेकिन फारस साथ साथ में वो उस जहाज में लाद कर क्या लेके आ रहे थे, मोती वगैरह लेके आ रहे थे। अगर आपको पता हो तो श्रीलंका को मोतियों का देश कहा जाता है, तो बहुत बेशकीमती मोती मिलते हैं वहां। ठीक है, तो वहां से क्या लेके आ रहे थे, मोतियों को लेके आ रहे थे, और कहां लेके आ रहे थे, फारस लेके आ रहे थे। ठीक है, जब ये यहां से फारस लेके आ रहे थे, इसको वापस लेके आ रहे थे, लेकिन बीच में क्या हो गया, यहां पर कुछ इस जगह में यहां पर समुद्री लुटेरे मिल गए उस जहाज को, और उस जहाज को समुद्री लुटेरों ने क्या कर दिया, अपने कब्जे में कर दिया। साथ में जो महिलाएं थी उनको भी अपने कब्जे में ले लिया उन्होंने। ठीक है, यानी कि उनका क्या कर दिया, अपहरण कर दिया उनके जहाजों का। ठीक है, अब जब उन्होंने अपहरण किया, तो अल हज्जाज बिन यूसुफ ने इसका इल्जाम लगाया किस पर, सिंध पर। किस पर लगाया, सिंध पर इसका इल्जाम लगाया कि सिंध ने किया ये, क्योंकि दोनों का बॉर्डर लाइन, यानी कि जो कोस्ट लाइन थी, यानी कि ये जो समुद्री जो क्षेत्र थे, ये मिलते थे आपस में, और इन्हीं क्षेत्रों में छुप के रहते थे कौन, समुद्री लुटेरे। ठीक है, जब इन्होंने यहां पर इनको पकड़ा ना, तो इन्होंने सिर्फ सिंध को बोल दिया कि तुमने पकड़ा है। इस समय क्या है, सिंध का जो राजा है, इस समय सिंध का जो राजा है वो है दाहिर सेन। कौन है, सिंध का राजा कौन है, दाहिर सेन है समय। इसने बोला भाई जहाज वापस लौटाओ हमारे। ठीक है, क्या करो, जहाज वापस लौटाओ हमारे। अब मानाबाद सिंध क्या था, सिंध जब अगर मानाबाद लुटेरों पर आक्रमण करता, तो उसको पता था कि हमारे रास्ते में भी क्या है, ये लुटेरे आएंगे, तो ये बाद में हमको भी परेशान करने लग जाएंगे, कौन, सिंध वाले। तो ये बोलता है कि अगर तुम वापस नहीं कर सकते तो अपना पश्चिमी क्षेत्र हमको दे दो, हम खुद छीन लेंगे इनसे। वो बोलते पश्चिमी क्षेत्र तुमको क्यों दे, ये तो हमारे देश का हिस्सा है, फिर तुम अपना पश्चिमी क्षेत्र दे दो। ये मना कर देता है पश्चिमी क्षेत्र देने से। तब इसके बाद एक आदमी, यानी कि जो अल हज्जाज बिन यूसुफ का क्या होता है, वॉर कमांडर होता है। ठीक है, वॉर कमांडर होता है। ये क्या करता है, सिंध पर उसको आक्रमण करने के लिए भेजता है, उसको क्या करता है, आक्रमण करने को भेजता है। और यहीं पर से भारत पर अरबों का पहला आक्रमण होता है। और जिस आदमी को वो भेजता है उसका नाम होता है क्या, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये जो यहां पर का राजा है अल हज्जाज बिन यूसुफ, ये एक फारस राजा था, लेकिन इसका जो कमांडर था ये अरबी था। क्या था, ये अरबी था। इसने क्या किया, इसे अपनी सेना लेके गया, और सेना लेने के बाद इसने क्या कर दिया, सिंध पर आक्रमण कर दिया। और सिंध पर आक्रमण किस प्रकार से किया, देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, भारत के अंदर इससे पहले कभी भी आपको गुलाम सुनने को नहीं मिलेगा, गुलाम शब्द सुनने को नहीं मिलेगा, गुरिल्ला युद्ध सुनने को नहीं मिलेगा। भारत के अंदर जो गुरिल्ला युद्ध, गुलाम, ये सब तुर्क और अरब अपने साथ लेके आए थे। इससे पहले गुलाम शब्द आपको कहीं पर भी सुनाई नहीं देने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने किस पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया, और जिस समय वो सिंध पर आक्रमण करता है वो समय होता है 712 एडी का। 712 एडी में अपनी सेना लेके जाता है, सिंध पर आक्रमण करता है, और सिंध पर आक्रमण करने के बाद ये क्या करता है, वहां पूरे तरह से क्या कर देता है, सिंध को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। देखो, इससे पहले भारत में जो अब तक की जो युद्ध कला है ना, इस युद्ध कला को एक तरह से खेल की तरह लिया जाता था। समझ गए ना, कि मतलब दो राज्यों का युद्ध हो रहा है आपस में, तो उन राज्यों में सबसे युद्ध होने से पहले क्या बैठती थी, वहां पर मीटिंग बैठती थी
कि तुम किसी प्रकार से क्या नहीं करोगे, प्रजा को क्षति नहीं पहुंचाओगे। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उसने बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, किसी को कुछ नहीं सोचा, सिर्फ उसने आक्रमण किया, सबको मरवा दिया उसने। मतलब पूरा का पूरा सिंध जला के राख कर दिया था उसने उस समय, समझ गए। तो इसी को बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध, जब आप अपनी प्रजा को ना देखो, या फिर छापा मार युद्ध, जब आप ऐसे टाइम पे युद्ध करो जिस समय क्या कर रहे हो, लोग क्या कर रहे हो, सो रहे हो उस समय, ठीक है। ऐसे टाइम में उसने युद्ध किया। अब जब उसने युद्ध किया तो यहाँ पर हारना ही था, क्योंकि उस समय के लिए तैयार थे नहीं सिंध के लोग, उस समय तैयार थे नहीं, इसलिए वो हार गए। और उसने क्या करा, ताहिर सेन की गर्दन काटकर पेश कर दी, किसके सामने, मोहम्मद बिन यूसुफ के सामने। इसके बाद क्या हुआ, सिंध पर पहला आक्रमण जो हुआ, और पहला शासक जो विदेशी आक्रमणकारी जो शासक बना, वो कौन बना, मोहम्मद बिन कासिम बना। इस विजय के कारण इसने क्या किया, इस विजय के कारण अल हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को अपना क्या बना दिया, दामाद बना दिया। अपनी बेटी की शादी करवा दी, किससे करा दी, मोहम्मद बिन कासिम से अपनी बेटी की शादी करवा दी। और सिंध पर क्या हुआ, सिंध पर हुआ पहला राज्य किसका हुआ, वो हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम ने काफी काम भी किए यहाँ अंदर, ठीक है। काम किस प्रकार से किया वो भी हम देखते हैं, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं। पहला तो इसका जो आपको चर्चा मिलती है, एक किताब है चचनामा। क्या है, चचनामा इस किताब का नाम है। चचनामा क्या है, इस किताब का नाम है। इसका क्या किया था, इसका लेखक का नाम तो हमको मिलता नहीं है, लेकिन इसका फारसी अनुवाद किया था बाद में। इसका क्या किया था, ये किताब जो है ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में, अरबी भाषा में लिखी गई थी। और इसका जो था वो फारसी अनुवाद हुआ था। हाँ, क्या हुआ था, फारसी अनुवाद हुआ था। और फारसी जो अनुवाद है वो किसने किया था, हाँ, अली बकर, हाँ, अली बकर कूफी है वैसे, वो थोड़ा सही कर देना उसको, अली बकर कूफी। यहां पर क्या था, अली बकर कूफी ये नाम था। और इसने अपनी इस किताब में, यानी कि चचनामा जिसने लिखी थी, वो तो बिल्कुल तरह से क्या हो गया, गुप्त हो गया। लेकिन जिसने इसका फारसी अनुवाद किया, उसने बताया था इसके अंदर, भारत के अंदर, सिंध के अंदर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, कि किस तरह से उसने क्या कर दिया, पूरे सिंध को जला के क्या कर दिया, राख कर दिया। दूसरी चीज, स्पेशल चीज उसने क्या किया था, भारत में जजिया कर शुरू किया। क्या किया, जजिया कर शुरू किया। ये जजिया कर कैसा कर होता था, कि जो गैर मुस्लिम लोगों पर लगता था। बाद में जाके आप देखोगे कि यहां पर क्या करेगा, जजिया कर के अंदर कौन लोग नहीं आते थे, जैसे ब्राह्मण नहीं आते थे इसके अंदर, महिलाएं नहीं आती थी इसके अंदर, बच्चे नहीं आते थे इसके अंदर, बूढ़े नहीं आते थे इसके अंदर। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब आपका क्या कौन आता है, आगे जाके आप फिरोज शाह तुगलक आएगा, तो फिरोज शाह तुगलक इसके अंदर ब्राह्मणों को भी जोड़ देगा। क्या कर देगा, ब्राह्मणों को भी जोड़ देगा। फिर उसके बाद एक टाइम पे अकबर आता है, ठीक है। एक बार क्या आता है, अकबर आता है 1564 में, वो जजिया कर को समाप्त कर देता है। वो क्या करता है, जजिया कर को क्या करता है, समाप्त करता है। यहां पर से जजिया कर शुरू हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको जरा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा ये जजिया कर। इसके बाद 1564 में अकबर आया, और अकबर ने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जजिया कर को। कैसे लोगों से लिया जा रहा है, जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनसे लिया जा रहा है, ठीक है। टैक्स लिया जा रहा है इस एक प्रकार का, कि तुम कैसे हमारे धर्म के लोग नहीं है, तुम दूसरे धर्म के लोग हो, तुमको कर देना पड़ेगा। फिर अकबर के बाद आया औरंगजेब। 1679 में ये वापस से जजिया कर को क्या कर देता है, शुरू कर देता है, कि भाई ये जजिया कर तो लगना ही लगना चाहिए, ठीक है। और इस समय जितने भी लोग होते हैं सब पे लगा देता है, ये किसी को नहीं छोड़ता, कि सबको देना पड़ेगा। एक फैमिली से जितने भी लोग हैं सबको ये कर देना पड़ेगा, समझ गए। और आगे जाके लास्ट में जो आदमी आता है, ये था मोहम्मद शाह रंगीला, जो क्या कर देता है, वापस से इस जजिया कर को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, ठीक है। तो इसकी स्टोरी जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम उसको डेट सहित लिख देंगे वहां पर, ठीक है। तो जैसे 1560 में अकबर ने खत्म किया, फिर क्या हो गया, 1679 में आपका कौन, औरंगजेब आ गया, औरंगजेब ने वापस शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जजिया कर। ये ऐसे लोगों से लिया जाता था, किससे, गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था ये, ठीक है, गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था ये। तीसरा ये करता है, ये सोने के सिक्के चलाए थे इसने। क्या चलाए थे इसने, सोने के सिक्के। और उन सोने के सिक्कों का क्या नाम था, हाँ, सोने के सिक्के। आज के टाइम पे भी यूएई के सिक्के अगर देखोगे, सॉरी यूएई की अगर आप करेंसी देखोगे, तो वो कौन सी करेंसी उनकी, दिरहम है। कौन सी है, दिरहम, ठीक है। सोने के सिक्के चलाए इसने, जिनको क्या कहा बाद में, जिनको कहा गया था दिरहम कहा गया था, ठीक है। ये सोने के सिक्के चलाए गए थे। इसने सबसे पहला अरबी था जिसने ऊंटों को क्या बनाया था, पालतू बनाया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, ऊंटों को पालतू बनाया था। सबसे पहले अरबी घोड़े लेके आया था ये। क्या लेके आया था, अरबी घोड़े लेके आया था ये, ठीक है। इससे पहले भारत में युद्ध के लिए सबसे
उपयुक्त जानवर जो माना जाता था वो था हाथी। ठीक है, जब आप, मैंने बोला ना जिस समय सेल्यूकस आया था, सेल्यूकस ने पोरस से क्या लिए थे, हाथी लिए थे उसने, हाथी के बदले उसने पूरा का पूरा अफगानिस्तान दे दिया। सोचो इतनी अहमियत थी हाथी की, मतलब कि युद्ध में आप जीत सकते थे हाथियों से, समझ गए। तो सेल्यूकस भी उस समय लेके गया था, इसने भी क्या करा, हाथी तो लेके गया लेकिन स्पेशल तौर पर अरबी घोड़े लेके आया था। सिंध पर जो जीतने का सबसे बड़ा कारण जो था वो अरबी घोड़ों का ही था, क्योंकि क्या होते थे, फुर्तीले होते थे और हाथी से पहले पहुंचाते थे, हाथी से पहले क्या कर देना था इन्होंने, आक्रमण कर देना था। समझ गए ना, ये ऐसे घोड़े होते थे अरबी घोड़े, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अरबी घोड़े, बहुत जबरदस्त होते हैं अरबी घोड़े, अगर देखा होगा आपने। ठीक है, तो इस तरीके से क्या लेके आया, यहां पर लेके आया। अब एक इंटरेस्टिंग कहानी आती है यहां पर, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम क्या ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो उसने दाहिर सेन की 2 बेटियों को क्या किया, कैद किया, और उनकी कैद उनको कहां, किसके पास भेज दिया, अल हजाज बिन यूसुफ के पास भेज दिया। क्या नाम था उसका, क्या नाम था उनका, उनकी बेटियों का नाम क्या था कुलदीप, हिंदुमती और भानुमती। ठीक है, 2 बेटियां थी उसकी, लेकिन अल हजाज बिन यूसुफ को थोड़ा दया आ गई उस पर, जैसे उसकी बेटी थी ना, वो सोचता था कि ये भी यार किसी राजा की बेटी, तो इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया, अपने यहाँ रखवा दिया, मतलब उनको कि एक तरह से मतलब राजकुमारी जैसा व्यवहार किया, मतलब उसके साथ, किसने, अल हजाज बिन यूसुफ ने। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों बेटियों ने क्या कर दिया, अल हजाज बिन यूसुफ का माइंड वॉश कर दिया थोड़ा। ठीक है, अब माइंड वॉश जब इसने किया तो इन्होंने किसके खिलाफ भड़का दिया उसको, मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़का दिया। समझ गए, मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ जब भड़काया तो इतने तक ध्यान रख सकता है, 1714 तक ये ऊपर की तरफ मुल्तान की तरफ भी जाता है। कहां की तरफ भी जाता है, मुल्तान की तरफ भी जाएगा, यानी कि इसके उत्तर वाली साइड में मुल्तान की तरफ भी ये थोड़ा बहुत कब्जा कर लेता है अब तक। ठीक है, अब जब इसने थोड़ा भड़काया तो भड़काने के बाद क्या होता है, 1714 एडी में, करीबन 1714 एडी में अल हजाज बिन यूसुफ इसको वापस बुलाता है फारस की तरफ, कि वापस आओ, काम है तुमसे। अब वापस आता है तो ये उसको वहीं मरवा देता है, उसकी क्या कर देता है, गर्दन काट देता है, वैसी जैसे उसने क्या कर दी, दाहिर सेन की काटी थी। समझ गए, तो यहीं पर क्या हो जाता है, आपका मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो यही था यहां पर पहला अरबी आक्रमण, ये अरबी आक्रमणकारी था यहां पर, समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद जो आक्रमण होगा वो होगा आपका तुर्क से। कहां से होगा, तुर्क से। अब यहां पर से कहानी चलती है थोड़ा सा 200 साल आगे। ठीक है, करीबन क्या हुआ, 962 ईस्वी में, 962 ईस्वी में चाइना के क्या हुआ, चाइना के यहां पर उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो एक बर्बर जनजाति आती है यहां पर। ठीक है, बहुत ही बर्बर जनजाति, आप समझ सकते हो ना, कि जहां पर आक्रमण करना है वहां पर बिल्कुल ध्वस्त कर देना है, गुरिल्ला वॉर करनी है दूसरे के साथ, और उसको बिल्कुल क्या कर देना, समाप्त कर देना है। स्पेशल तुर्को जो जाने जाते थे वो लूटपाट के लिए जाने जाते थे, किसके लिए जाने जाते थे, लूटपाट के लिए जाने जाते थे। इनका जो उद्देश्य होता था ना, इनका उद्देश्य किसी साम्राज्य पर क्या नहीं कर, अधिकार करना नहीं होता था। इनका काम होता था केवल और केवल वहां जाना, वहां का धन और संपत्ति उठाई, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां से उठाई, और कुछ लोगों को जो इसमें से हट्टे कट्टे लोग, उनको बिल्कुल गुलाम बना के अपने साथ लेके चल जाते थे। ठीक है, इस तरीके से आते थे, युद्ध किया और आक्रमण किया, धन उठाया और वापस चले गए। ये होते थे कौन, तुर्क। और बहुत ही क्या होती, बर्बर जनजाति थी ये, मतलब बहुत ही कत्लेआम मचा देते थे जहां से भी जाते थे। ठीक है, तो यही तुर्क आएंगे अब कहां, भारत के अंदर। ठीक है, लेकिन भारत के अंदर आने से पहले इनको थोड़ा रीजंस चाहिए होंगे कि भारत के अंदर क्यों आई है। ठीक है, तो यहां पर तुर्क देखेंगे। इस समय तक आप यहां पर तुर्कों को देख रहे हो, इनका भारत में आगमन किस तरीके से होगा यहां पर देखना। करीबन 962 ईस्वी में यहां पर क्या होता है, यहां पर एक जनजाति आती है। इस जनजाति का जो हेड होता है, उस हेड का नाम क्या होता है, उस हेड का नाम होता है अलप्तगीन। क्या होता है, अलप्तगीन। रुको रुको रुको, तो शांति रखो थोड़ा सा, ठीक है। 962 ईस्वी में एक आदमी आता है, उसका नाम होता है अलप्तगीन। ठीक है, इसने क्या किया था, ये सबसे पहले क्या था, संस्थापक था, मतलब किसका, ऐसा साम्राज्य का जो क्या करता, लूटपाट किया करता था। मतलब इसने क्या करता, एक साम्राज्य बनाया था अपना। ठीक है, जिसका उद्देश्य केवल लूटपाट करना होता था। इसके बाद क्या हुआ था, इसका एक गुलाम था, अलप्तगीन का एक गुलाम था, और उसका नाम था क्या, सुबुक्तगीन। क्या था उसका नाम, सुबुक्तगीन था उसका नाम। ये किसका था, अलप्तगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना जरा, ये जो अलप्तगीन था ये इसका गुलाम हुआ करता था। जहां भी ये अपना क्या लिया था, मिशन लेके जाता था, ये हमेशा सुबुक्तगीन को लेके जाता था।
ठीक है, जब सुबुक्तगीन इसको हर जगह विजय दिला देता था, तो इसने क्या किया, सुबुक्तगीन की क्या कर दी, अपनी बेटी के साथ क्या कर दी, शादी कर दी, और ये सुबुक्तगीन इसका क्या बन गया था, दामाद बन गया था। ठीक है, इस वंश को आगे बढ़ाने में मदद करता है कौन, यही सुबुक्तगीन। ठीक है, इस सुबुक्तगीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सुबुक्तगीन आ जाता है। इतना ध्यान रखना, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके द्वारा हुआ था, सुबुक्तगीन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, सुबुक्तगीन के द्वारा हुआ था। इतना भी ध्यान रख लेना, भारत पर जो पहला आक्रमण मेन रूप से बोला जाता है, जिसने मेन भारत के अंदर आक्रमण किया था, वो महमूद गजनवी था। कौन था, महमूद गजनवी। इसी का बाप था कौन, सुबुक्तगीन। कौन था, इसी का बाप कौन था, सुबुक्तगीन था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया, वहां पर अगर सुबुक्तगीन नहीं है, तो वहां पर कौन हो जाएगा, महमूद गजनवी हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से अगर बोले, यानी कि जब इसने क्या किया था, सिंध पर भी आक्रमण किया, बलूचिस्तान पर, पंजाब पर, इन क्षेत्रों पर इसने आक्रमण किया, तो इसको बोला जाता है कि इसने क्या किया, इसने उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर सबसे पहले जो आक्रमण किया था, वो किसने किया था, सुबुक्तगीन ने किया था। किसने किया था, सुबुक्तगीन। अगर महमूद गजनवी और सुबुक्तगीन एक साथ आ रखे, तो सुबुक्तगीन पर ही आप क्या कहेंगे, टिक लगाएंगे कि वहां पर सुबुक्तगीन सही आंसर है। ठीक है, सुबुक्तगीन पंजाब वाले क्षेत्र में क्या करता है, आक्रमण करता है। अब इतना ध्यान देना, अब देखो यहां पर कहानी चलती है सुबुक्तगीन से। सुबुक्तगीन मैंने पहले बताया कि इनका काम क्या है, लूटपाट करना है। जिस समय इन्होंने लूटपाट की, तो पहले नंबर पर आया फारस, और दूसरे नंबर पर आया कौन, मुल्तान, यानी कि पंजाब वाला क्षेत्र। इन्होंने क्या किया, पंजाब वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया। यहां पर उस समय का शासक कौन है, जयपाल है उस समय का शासक। ठीक है, करीबन क्या देखोगे आप, करीबन यही सुबुक्तगीन क्या करता है, 986 एडी में क्या करता है, यहां पर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, जो इन जगहों पर है, जो इन जगहों पर है, पंजाब वाला क्षेत्र। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जैसे ही आक्रमण करता है, यहां पर इनको बहुत ज्यादा धन मिल जाता है, क्योंकि पता है आपको कि संसाधनों की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा धन इन क्षेत्रों ने कमा रखा है। ठीक है, तो जब इनके पास बहुत ज्यादा धन कमाता है, तो ये अगला आक्रमण भी वापस फारस के पास लेके आ रहे थे कि फारस पर ही आक्रमण करेंगे हम, और पंजाब पे ही आक्रमण करेंगे। ठीक है, लेकिन उसका मंत्री, यानी कि सुबुक्तगीन के मंत्री यहां पर उसको वो देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मंत्री क्या होते थे, वो पढ़े लिखे होते थे वहां अंदर के थोड़ा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यहां पर क्यों करना है भाई आक्रमण, आक्रमण वहां करो ना जहां से ये धन लेके आए थे, जहां से क्या लेके आइए, धन लेके आइए, यानी कि कहां, भारत पर आक्रमण करो। कहां करो, भारत पर आक्रमण करो। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने से पहले क्या होता है, अब यहां पर कहानी थोड़ा टर्न मार रही है। कहानी कैसे टर्न मार रही है, यहां पर इसके दो बेटे भी थे। किसके, सुबुक्तगीन के दो बेटे थे। वो जो सुबुक्तगीन के बेटे का नाम था अब्दुल कासिम महमूद गजनवी, ये नाम था उसका, अब्दुल कासिम महमूद गजनवी। महमूद, ठीक है, महमूद इतना लिख देंगे, गजनवी तो बाद में लगाया उसने अपने नाम के आगे। ठीक है, दूसरे का नाम था इस्माइल, राजकुमार थे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इतना धन है, तो इतना धन कौन किसके पास रखेगा, तो इनका आपस में ही लड़ाई हो गई। किसकी, अब्दुल कासिम महमूद की और इस्माइल के आपस में लड़ाई हो गई। किसके लिए, उत्तराधिकार के लिए। किसके लिए हो गई लड़ाई, उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो गई इनकी आपस में। ठीक है, जब इनकी उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई, तो इसने क्या कर दिया, अब्दुल कासिम महमूद ने इस्माइल को मरवा दिया। किसको क्या कर दिया, इस्माइल को मरवा दिया इसने। और इसके बाद सुबुक्तगीन के बाद जो अगला शासक आपका जो बनता है, वो अब्दुल कासिम महमूद बनता है उस क्षेत्र का। जो इसने पश्चिमी क्षेत्र पर जो आक्रमण किया, वो किसने किया था, सुबुक्तगीन ने किया थे। ठीक है, लेकिन जो अगला बना अब्दुल कासिम महमूद, ये जो है, ये मेन आक्रमणकारी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, महमूद गजनवी भी कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी भी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। महमूद गजनवी कैसे इंपॉर्टेंट है, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, 1000 से लेकर 1027 के बीच में। 1000 से लेकर 1027 के बीच में इसने भारत पर आक्रमण किए थे। फिर मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, इनका उद्देश्य कभी भी भारत पर राज करना नहीं होता था। ठीक है, इनका काम होता था केवल क्या करना, आक्रमण करना। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार में से केवल 4 बार जीता। 17 बार में से केवल कितने बार जीता, 4 बार जीता। ठीक है, इसी आक्रमण में बहुत ज्यादा फेमस है मथुरा में लूटपाट और सोमनाथ में लूटपाट। सोमनाथ में क्या करी थी उन्होंने, लूटपाट करी थी। सोमनाथ का मंदिर का जो आज के टाइम में स्वर्ण मंदिर होता था उस समय, ठीक है, उसको पूरा का पूरा उठा के ले गए थे यहां से, समझ गए। लेकिन बहुत सारा क्षेत्र वापस यहीं बच गया था उसका, किसका, सोमनाथ के मंदिर का। लेकिन हम देखेंगे सोमनाथ के मंदिर तक ये पहुंचे कैसे। पहले तो देखो, महमूद गजनवी ने क्या किया था, 1000 ईस्वी से लेकर करीबन 1027 ईस्वी तक इसने क्या किया था,
आक्रमण किया, और इन आक्रमणों में मथुरा का आक्रमण और सोमनाथ का आक्रमण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहला आक्रमण 1018 ईस्वी में, जो इंपॉर्टेंट आक्रमण जो बता रहा हूं जो आपको, ठीक है, 1018 जो है ये इसने किया था मथुरा पे। ये इसने कहां किया, मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा पर आक्रमण भी कैसे, जब ये इससे पहले आक्रमणकारी आता था, अब सुनो मेरे बात ध्यान से, इससे पहले इसने काफी आक्रमण किए, पंजाब के खिलाफ आक्रमण किया और क्षेत्रों के खिलाफ आक्रमण किया, सबसे इसको नाकामी हासिल मिली। तो इस टाइम का क्या होता है, इस टाइम के बहुत सारे लेखक भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कौन आया था, फिरदौसी, अल-बरूनी, और कौन आया था साथ में, उतबी आए थे। ठीक है, ये लोग आए थे। ये लोग कैसे थे, लेखक थे। जब ये क्या करता है, आक्रमण करता है या फिर साम्राज्य के बारे में बताता है, इनके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जैसे कह दिया किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है भाई, है अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई, कि किस तरह से तुर्कों द्वारा भारत में लूटपाट की गई, उसके अंदर से मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, कौन आया था, अल-बरूनी आया था, लिख भी लेते हैं यहां पर, अल-बरूनी आया था, पहला आया था अल-बरूनी। क्या लिखी थी इसने, किताब उल हिंद लिखी थी इसने। ठीक है, एक और लेखक था, उसका नाम था उतबी। क्या था, उतबी। ये जो उतबी है इसने लिखी थी किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी। यामिनी जो है, यामिनी बोला जाता था जिस क्षेत्र से ये लोग आए थे, उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, यामिनी कहा जाता था। कि तो किताब उल यामिनी के वहां का प्रशासन इस समय कैसा था, ये उन्होंने लिखा हुआ था। ध्यान देना, इससे पहले भी कई बार आक्रमण कर चुके, लेकिन हारे थे वो। इसलिए उन्होंने क्या किया, जासूसों का सहारा लिया। किसका सहारा लिया, जासूसों का सहारा लिया। आपके देखने के लिए यहाँ पर अल-बरूनी और उतबी को बोला जाता है कि ये लेखक थे, लेकिन ये भारत में आए थे, राजदूत के तौर पर आए थे, कि भाई हम तो क्या कर रखे हैं, हम तो भ्रमण करने आए हैं और देखने आए हैं। जिस तरह से राज प्रशासन में रहे, उस समय यहाँ पर के राजा ना बिल्कुल बेखौफ रहते थे कि हमको कोई नहीं हरा सकता। समझ गए, क्या रहते थे, हमको कोई नहीं हरा सकता। ऊपर से मतलब सबसे बड़ा उस समय जो, मतलब आप उस समय का सबसे बड़ा जो वो समझोगे कि मेहनत किस चीज में करनी पड़ रही है उनको, अपने राज्य को बचाने में, अपने क्षेत्र को बचाने में। अब उन पर कोई आक्रमण ही नहीं कर रहा है, तो उस समय राजा कैसे हो जाएंगे, उस समय राजा को गायन वादन वगैरह इन चीजों से फुर्सत ही नहीं मिलेगी अब। ठीक है, तो इसी टाइम पर ये क्या करते हैं, इनको जब पता लगता है, तो ये इस टाइम पर अल-बरूनी, उतबी, ऐसे ये थोड़ा बहुत शायर भी थे और लेखक भी थे। जाते थे दरबार में, 2 शायरियां सुना दी राजा को, राजा खुश एकदम, तो भाई साहब इतनी जबरदस्त, क्या लिख रहे हैं भाई ये। ठीक है, इतनी जबरदस्त लाइनें लिख रहे हैं, बिल्कुल जो शायरिया लाइन है ना, जो आप मैसेज में भेज दोगे रात रात को। ठीक है ना, जिससे मतलब दूसरे जबरदस्त इंप्रेस हो जाते हैं सामने वाले। ठीक है ना, हाँ। तो ऐसी लाइनें इन्होंने क्या करा, राजाओं को सुनाई, और जैसे ही राजाओं को सुनाई, उसके बाद क्या हुआ, राजा खुश हो गए बिल्कुल, और इन्होंने दरबार में रख दिया अपने। किताब उल हिंद उसी दरबार में लिखी हुई किताब थी कि किस तरह से हम कब्जा करेंगे। इन्होंने ऐसे ऐसी चीजें बताई इनको, कैसी कैसी चीजें, कि कहां पर इनकी कमजोरी है, कहां पर ये कैसे किस राज्य से कमजोरी रखते हैं, उस राज्य के साथ तुम क्या कर सकते हो, वो संधि कर सकते हो, तब जाके तुम आक्रमण कर सकते हो। मेन उद्देश्य क्या था, आक्रमण करके लूटपाट करना था यहां पर से, पहली बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कहां पर इनके सैनिक कम रहते हैं, किस क्षेत्र में इनके सैनिक कम रहते हैं। ठीक है, तो जब उनको पता चला कि पहले जो सैनिक कम रहते हैं वो सबसे कम रहते हैं कहां, मथुरा में। कहां रहते हैं, मथुरा में। इस समय यहां पर राज्य है कन्नौज। कौन सा राज्य है, कन्नौज राज्य है यहाँ पर। इस कन्नौज राज्य में बहुत कम सैनिक थे, क्योंकि चारों तरफ से शक्तिशाली राजवंशों से घिरा हुआ था और संधि भी थी इसके अंदर। जब इन्होंने क्या किया, आए यहाँ पर एक करके, धीरे धीरे करके इन्होंने क्या करे, आक्रमणकारी घुसा, एकदम से रात के टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया, मथुरा में आक्रमण कर दिया। अब जब मथुरा में आक्रमण हुआ, तो इन्होंने क्या किया, सारा का सारा धन लूट पाट के आए, लूटा, और रात ही रात क्या चले गए, वापस चले गए। ठीक है, तो पहला जो इनका सफल आक्रमण था वो था इनका 1018 में मथुरा के ऊपर। दूसरा ये जो आक्रमण करते हैं, ये आक्रमण होता है आपका करीबन कब, 1025 में, करीबन 1025 ईस्वी में इन पर आक्रमण किया था। कहां, सोमनाथ पर। सबसे जबरदस्त बोला जाता है जिसको। यहां पर इन्होंने इतनी हत्याएं की थी यहाँ पर के आसपास के लोगों की, मंदिर के पुजारियों तक को नहीं छोड़ा था, मतलब बिल्कुल खून से नहला दिया था उस मंदिर को उस समय। ठीक है, यहां पर से पकड़ा, यहां पर सोमनाथ को यहां पर लूटा, और सोमनाथ को लूट के यहां पर से कहां लेके जा रहे थे, वापस लेके जा रहे थे, कहां, तुर्क को वापस लेके जा रहे थे, अपने क्षेत्र में वापस लेके जा रहे थे। लेकिन जैसे ही सोमनाथ में यहां से वापस लेके जा रहे थे,
बीच में पड़ता है भाई साहब हरियाणा। क्या पड़ता है? हरियाणा। आज के टाइम का हरियाणा, उस समय तो बहुत जबरदस्त राजा थे यहां पर के भी, ठीक है। उस समय था यहां पर कौन था? हरियाणा था। जैसे ही यहां पर लूटपाट होती है तो यहां पर का राजा खबर भिजवा देता है कहां? जाटों को, यानी कि जाटों को जो जनजाति थी, यहां पर जाटों को जो राजा था वहां पर पहुंचा देता है कि हम पर आक्रमण हुआ है। क्योंकि इतने टाइम तक तो आपके खबर पहुंचाई जा सकती थी, गुप्तचर केवल उनके थोड़ा थे, इधर भी थे गुप्तचर। तो अंतर शासक जो यहाँ पर था उस समय, वो था कौन? भीमदेव प्रथम। कौन था उस समय यहाँ पर? भीमदेव ने अपना यहाँ पर संदेशा भिजवाया जाटों को, और जाट उसी समय उनको, क्योंकि रात के टाइम पे तो मैंने बोला ना कि नियम है कि रात के टाइम पे युद्ध ही नहीं करना, तो ये बिल्कुल बेखौफ रहते थे रात के टाइम पे। लेकिन जो तुर्क जो आक्रमणकारी थे, लूटपाट करने, तो उनके लिए क्या है? मैंने बोला बर्बर जनजाति है। बर्बर जनजाति क्यों? रात को सोते समय मार रहे हैं लोगों को, सोते समय मार रहे हैं, ठीक है। तो आए भीमदेव ने तब तक क्या कर दिया? संदेशा पहुंचा दिया जाटों तक। जैसे ही वापस लेके जा रहा होता है, ये भिड़ जाता है कहां? जाटों से। जाट भिड़ जाते हैं इसके साथ, और जाट क्या कर देते हैं? एक तरफा क्या कर देते हैं? इस पे आक्रमण कर देते हैं, और एक तरफा ये हारने में लग जाता है। इसको लगता है कि अगर मैं यहाँ पर हरियाणा से, अगर मैं यहाँ पर जाटों से लड़ा इस समय, ठीक है, हरियाणा इस जगह का नाम नहीं, मैं केवल बता रहा हूँ इन जगह पे हरियाणा है, मतलब, ठीक है, बता रहा हूँ मैं ऐसे। हरियाणा तो बहुत बाद में बना जब आप संविधान पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जिस समय यहाँ पर एक पहुंचे तो जाट यहाँ पर बिल्कुल राजपूत है यहाँ पर, ठीक है, इतने लंबे चौड़े, बिल्कुल उन्होंने इतना पीटा इनको। इस समय महमूद गजनवी ने सोचा कि अगर मैं इस समय जाटों से उलझा, पहले तो सोमनाथ में मेरे बहुत सारे सैनिक कम हो चुके हैं, लेकिन इस समय अगर मैं यहाँ पर जाटों से उलझा तो जितना धन मैंने लूट रखा है वो भी नहीं रहेगा मेरे पास, समझ गए। तो ये क्या करते हैं? आधा धन तो क्या कर लेते हैं? अर्जित कर लेते हैं। कौन? जाट। आधा धन तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन ये क्या करता है? सिंध वाले रास्ते क्या करता है? वापस भाग जाता है तुर्क। कौन? महमूद गजनवी। कौन है? महमूद गजनवी, ठीक है। 16वां आक्रमण के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ये 16वें आक्रमण के बारे में, समझ गए ना। ये दो आक्रमण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मथुरा वाला और ये सोमनाथ वाला। अब जब ये वापस भागा तो इससे रहा नहीं गया कि मेरा पैसा छूट गया वहां पे, मेरा धन छूट गया वहां पे। इसी के अगले साल वो क्या करता है? वापस से क्या करता है? जाटों पर आक्रमण करता है। इसके बाद क्या करता है? 1027 में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1027 इसी में क्या करता है? जाटों के विरुद्ध आक्रमण कर देता है। जाटों के विरुद्ध क्या किया इसने? आक्रमण किया, और जाटों के विरुद्ध आक्रमण करने पर बहुत बुरी तरह से हार गया फिर, ठीक है। इतनी बुरी तरह से हारा कि बहुत ज्यादा घायल हो गया था उस युद्ध में, ठीक है। क्योंकि ये वापस से क्या अपना वो लेके आया था, क्योंकि आज के टाइम पे आप सोमनाथ जाओगे ना, तो सोमनाथ में आपके बच्चे खुचे अवशेष हैं वापस से, वो उन्हें जाटों ने रखे थे वापस, कि हम वापस से अपने, उनका तो वैसे भी कौन है? आराध्य कौन है? शिव है, ठीक है। उन्होंने वापस उस धन को वापस सोमनाथ में लाया, और सोमनाथ को वापस लगा दिया कि जितना हम बचा सके उतना हमने बचा दिया, मतलब आधा धन था वो, ठीक है, वो बचा दिया यहाँ पर, आधा तो वो लेके चले गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितना उन्होंने बचाया उन्होंने वापस यहीं पर लगा दिया उसको सोमनाथ में, लेकिन वो वापस आया फिर से उसी धन को लेने, और आया उससे लेने। अब बीच में इस समय उसकी भिड़ंत सबसे पहले किससे हो गई? जाटों से होकर। जाटों ने इतनी बुरी तरह से हराया, इस समय वो एक सिक्का भी नहीं ले जा सका यहाँ से वापस, समझ गए। तो इस समय वो इतना जख्मी हुआ कि आगे जाके इन्हीं जख्मों की वजह से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। करीबन 1030 में उसकी घाव न भरने के कारण, 1030 में घाव न भरने के कारण उसकी क्या हो जाती है? आगे जाके क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहां पर आपका महमूद गजनवी का भी चैप्टर खत्म। तो आगे जाके अब हम पढ़ते हैं कौन? किसको? मोहम्मद गौरी को, ठीक है। इसी के आगे चलते हैं, इसी के आगे मोहम्मद गौरी को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ यहां पर देखते हैं। इस यहां पर महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। इसके साथ मैंने अभी को पहले बताया, इतिहासकार भी आए थे। इतिहासकार जिनका रोल क्या करने में था, आपको पता चल ही गया कि क्या रोल था इनका भारत पर लूटपाट करने का। जैसे क्या हो गए आपके फिरदौसी हो गए, अलबरूनी हो गए, उत्बी हो गए, इनके द्वारा जो किताबें हैं वो आपकी पीडीएफ में है, वो आप इंपोर्टेंट नोट डाल के लिखोगे उसको, ठीक है। जहां पर भी आपको क्या इंपोर्टेंट लिख करके उसको आप इंपोर्टेंट करके डालोगे स्पेशल, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, समझ गए ना। बाद में क्या करा जाएगा, ये खुद को क्या कहता था? मूर्ति भंजक भी कहता था। दूसरों के धर्मों को नष्ट करने में इसको बहुत ज्यादा मजा आता था महमूद गजनवी को, ठीक है। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ क्रूरता थी इनके अंदर केवल लूटपाट करना था इनका उद्देश्य बस, ठीक है। अब आ गया, नेक्स्ट चलते हैं मोहम्मद गौरी की तरफ। कहां चलते हैं? मोहम्मद गौरी की तरफ। 12वीं शताब्दी में देखो यहां पर क्या होता है? अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, इसमें एक वंश आता है गौर वंश। अफगानिस्तान आपको यहां पर मिलेगा, यहां पर एक वंश आता है गौर वंश था।
उस गौर वंश का जो शासक उस समय होता है वो होता है कौन? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो था वो था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। क्या था? साम्राज्य का विस्तार करना। इसके युद्धों में 5 युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 5 युद्ध इसके क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब इसने भारत पर आक्रमण किया, वो पहला क्षेत्र था कौन? मुल्तान। कौन सा क्षेत्र था? मुल्तान। करीबन इसने 1173 में क्या बना? ये शासक बना गौर वंश का। 1173 में क्या बनता है ये? हाँ 1173 में क्या बना? ये शासक बना। शासक बना। और इसके बाद इसने शासक बनने के 2 साल बाद ही 1175 में क्या कर दिया इसने? मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। ये पहला आक्रमण था इसका जो भारत के अंदर इसने प्रवेश किया। ठीक है, ये आक्रमण इसने किया। भारत विस्तार में मैं पहले बोल रहा हूं कि ये युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 5 युद्ध इसके क्या हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, दूसरा युद्ध क्या करता है ये? 1178 में लड़ता है। किसमें? 1178 में लड़ता है। इस युद्ध को कहा जाता है माउंट आबू का युद्ध। क्या कहा जाता है? माउंट आबू का युद्ध। माउंट आबू का युद्ध। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद गौरी के द्वारा हुआ था। ये जो माउंट आबू का युद्ध हुआ था, माउंट आबू आपको पता है राजस्थान में है। इस समय जो यहाँ पर का राजा है वो है भीमदेव द्वितीय। कौन है? भीमदेव द्वितीय। से सेकंड ले देता हूं ना। भीमदेव द्वितीय यहाँ पर शासक है। 5 बार जब इसने ये आक्रमण किए, बाकी तो इसके आक्रमण सफल हुए, लेकिन इन 5 आक्रमणों में 3 बार जीता था केवल। कितने बार जीता था? 3 बार जीता था। इसमें ये सिंध में क्या हुआ था? मुल्तान पर जब इसने आक्रमण किया था तो यहां पर ये क्या हो गया था? यहां पर ये जीत गया था। क्या हुआ था? यहां पर ये जीत गया था। और इसी जीत के साथ ही आगे बढ़ा, फिर सफल रहा है इसमें। और जब भीमदेव के साथ किया इसने, तो भीमदेव के साथ ही ये लड़ाई करने में क्या हो गया था? हार गया था ये। हार गया था ये। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको आप स्पेशल इंपॉर्टेंट करके डालोगे वो तो 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1191 में क्या हुआ था? तराइन, बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध प्रथम। ठीक है, यह युद्ध बहुत ज्यादा जबरदस्त हुआ था। ठीक है, इस समय जो राजा थे वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ये थे राजा यहां पर। पृथ्वीराज चौहान मतलब अब आपको पता चलेगा कि हमारी जो मतलब जो हमको वो थी ना हमारे अंदर की कि हम राजपूत हैं, किसी को नहीं मारेंगे, मतलब ऐसा टाइप में जो हम धर्म के लिए वो करते थे ना कि हमको हमारा धर्म ये इजाजत नहीं देता। वहां पर देखो यहाँ पर किस तरह से मतलब उसकी वजह से हमको मात खानी पड़ती है। मतलब देखो यहां पर तराइन का युद्ध हुआ। क्या हुआ? तराइन का युद्ध हुआ। तराइन के युद्ध में क्या हुआ? एक तरफा मतलब पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दिया? महाराजा थे पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दिया था? मोहम्मद गौरी बिल्कुल उनकी क्षति पहुंचा दी थी। बड़े बड़े हाथी थे, हाथी के ऊपर से भाले फेंके जा रहे हैं और क्या कर दिया? मोहम्मद गौरी की सेना को एक तरफा खत्म कर दिया। मतलब इधर की सेना में एक भी व्यक्ति नहीं मरा हुआ, उधर की सेना में जबरदस्त मर गए। सामने क्या हुआ? इतना यानी कि घसीट के लाया गया मोहम्मद गौरी को। अब मोहम्मद गौरी को डाला गया किसके सामने? पृथ्वीराज चौहान के सामने। तराइन के पहले युद्ध में सोचो जरा, अगर उस दिन ही पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी का काम तमाम कर देते, यानी कि उनके सामने बिल्कुल पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल पैरों में पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, हाथ में पृथ्वीराज चौहान की तलवार है और बिल्कुल लेटा हुआ है। यहां पर इस समय वो क्या कर सकता है? काट सकता है, बिल्कुल गर्दन काट सकते हैं उसकी। लेकिन वहां पर बिल्कुल सब हुए वहां पर इकट्ठे और सबके सामने बोल रहे नहीं, हम क्या हैं? राजपूत राजा है और हम निहत्थे व्यक्ति को नहीं मारेंगे, जाओ तुमको छोड़ दिया। समझ गए? जाओ तुमको छोड़ दिया। देखो बहुत अच्छी बात है, ये तो है अच्छी बात कि हम किसी को मारते नहीं है, लेकिन वहां पर क्या करा था? अगर उस समय मार दिया था, मैं बोलता हूं ना कि हमें श्री कृष्ण भी कहते हैं कि धर्म तब तक धर्म है जब तक वो किसी दूसरे को क्षति ना पहुंचाए। भैया इतने आक्रमण करके आया था, इतने लोगों को गुरिल्ला युद्ध में मार के आया था, इसके सामने ना कोई बूढ़ा है, ना कोई महिला है, ना कोई बच्चा है, सबको काट देता है बीच से। कौन? ये मोहम्मद गौरी। उसके लिए बोल रहे हैं कि तू निहत्था है, तू जा यहां से। अब समझ रहे हो? भाई नहीं आता था, किसी सैनिक को बोलते थे काट इसको, तू किसी और को ला लेते, किसी पीछे से लाते पकड़ के, भाई मार इसको। भाई तुमसे नहीं मरवाया जा रहा था, किसी और से मरवा देते। उस समय अगर चैप्टर खत्म हो जाता तो ना दिल्ली सल्तनत बनती, ना कौन आते, फिर बाद में मुगल आते। समझ गए? अब यहां पर उसको छोड़ दिया। छोड़ने के साथ साथ इसके बाद क्या होते हैं? तराइन का दूसरा युद्ध होता है। कब होता है? 1192 में। भाई साहब अगले साल ही आ गया। मेरे को पैरों में गिराया।
तराइन का दूसरा युद्ध, लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध उसको पता था अगर मैं पृथ्वीराज चौहान से लड़ूंगा तो सीधे रूप से मैं जिंदगी भर नहीं जी सकता उससे। ठीक है, इस समय क्या हुआ, इस समय एक आदमी आता है, क्या था उसका नाम, जयचंद। कौन थे, पूज्य ससुर जी थे। दुनिया में अकेला एक ऐसा ससुर था जिसको अपने दामाद की कामयाबी से दिक्कत थी। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ गए। इसने संधि कर दी किसके साथ, जयचंद ने संधि कर दी किसके साथ, मोहम्मद गौरी के साथ, कि पृथ्वीराज चौहान को हराना है। समझ गए। उसके बेटी से विवाह किया था ना, कहां का राजा था, कन्नौज का राजा था। कहां का राजा था, कन्नौज का राजा था। इसने क्या है, पृथ्वीराज चौहान को हराना आप किसी भी कीमत पे। समझ गए ना, बोलो ना, पहला ससुर ऐसा जिसको अपने दामाद की कामयाबी से क्या नहीं है, खुशी नहीं है। बहुत सारे तो यहाँ पर ऐसे होंगे बैठे हुए कि जस्ट नौकरी लगेगी तभी हाथ मिलेगा उसका, होंगे ऐसे बैठे हुए। हाँ हाँ, अरे होंगे बैठे हुए भाई साहब। ठीक है, कितना भी हाथ मिलेगा भाई साहब उसका जब तक नौकरी नहीं लगे। ठीक है, हाँ। तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान आता है, द्वितीय युद्ध होता है, सेकंड युद्ध होता है। और इस युद्ध में आपसी फूट के कारण पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। पहला यहां पर बोल सकते हैं, यहां पर बोला जाता है वैसे कि पहला क्या था, ये देशद्रोही था जयचंद। लेकिन इससे पहले आमबी जैसे लोगों को भी देखा हुआ है हमने, समझ रहे। ठीक है, आमबी जैसे लोगों को भी देखा हुआ है हमने कि उसने भी क्या करा था, भारत विजय में सिकंदर का साथ दिया था। लेकिन ये दूसरा है यहाँ पर जयचंद। कौन है, जयचंद। जयचंद भाई साहब ऐसा ससुर नहीं हो। ठीक है, यहां पर इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ वो बोला उसको, अब वापस से इसको उठा के ले गया कहां, अफगानिस्तान। वहां पर क्या हो गया, पृथ्वीराज चौहान की क्या बाद में क्या, पृथ्वीराज चौहान ने तो हत्या करी है इनकी, लेकिन इन्होंने भी क्या करा, बाद में पृथ्वीराज चौहान को भी मार के वहीं पर क्या कर दिया था, दफना दिया था। और ऐसी जगह में दफनाया, मतलब इतनी बेइज्जती हुई, मतलब हमारे राजा की, मतलब इतने वीर शासक थे, मतलब वो ना, जिनको मतलब क्या मिलना चाहिए था, आदरणीय भाव से, मतलब वो मिलना चाहिए था, रास्ते में आंखें भी फोड़ दी उनकी। ठीक है, इतने मतलब उनको वो मिलना, सम्मान जो मिलना चाहता वो कभी मिला ही नहीं। वहां अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी की क्या है, वो है कब्र है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मजार। ठीक है, उसके बाहर में जहां पर चप्पल उतारी जाती है वहां नीचे दफना रखा था किसको, पृथ्वीराज चौहान को। वहां पर चप्पल उतारा करते थे, चप्पल उतार के मारते भी थे पहले वहां पे कि चप्पलें मारो उसकी। ठीक है, इतने मतलब सम्मान वाले राजा थे, उनके साथ ऐसी दुर्गति हुई थी। बाद में जाके देखो, तराइन के युद्ध के बाद फिर एक और युद्ध किया, कब किया, 1194 में। इसको बोलते हैं चंदावड़ का युद्ध। क्या बोलते हैं, चंदावड़ का युद्ध। इसने बोला जयचंद ने कि पृथ्वीराज चौहान का शासन खाली है, मेरे को दे दो। उसने बोला आज देता हूं मैं। ठीक है, कौन था, जयचंद। और जयचंद को इतनी बुरी तरीके से हराया उसने कि उसको भी क्या कर रहा, उसको भी कैद करके अपने साथ ले गया था वो बाद में। समझ गया ना। जयचंद को भी उसने बोला कि भाई ये शासन हमको दे दो, तो उसका राज तो मैंने पहले बोला साम्राज्यवाद है। तो उसने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर आया, यहाँ पर उसने बोला मैं तेरे को कैसे दूं, मैं तो खुद यहाँ पर बैठने के लिए आ रखा हूँ, यहाँ पर वैसे संसाधनों में कमी नहीं है, मैं तो यहाँ पर राजा बनूंगा। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर उसने क्या कर दिया, उसको कर दिया। ठीक है, खत्म कर दिया। इसके बाद देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिरी युद्ध जो किया था उसने पंजाब के खक्कर जनजाति के साथ किया था। ठीक है, खक्कर खोकर जनजाति, मतलब उसी नाम से है, खोकर जनजाति के साथ किया था। किसने, इसी ने। ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, इसके दो मुख्य सेनापति थे। उन सेनापति का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। इन दो के वजह से मोहम्मद गौरी भारत के अंदर अपना शासन रख पाया था। समझ गए। बाद में जब इसने इतनी विजय दिलाई ना, इसको किसने दिलाई विजय, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको इतनी विजय दिलाई, तो मोहम्मद गौरी ने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी इससे, दामाद बनवा दिया था इसको। समझ गए। और बख्तियार खिलजी ने बाद में क्या किया, बख्तियार खिलजी का काम पता है आपको, करीबन 1198 में क्या किया, इस आदमी, मतलब अगर मेरे को टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले ना, उससे फिर किसी आदमी को मारने का मौका मिले, मैं इसी आदमी को मारूंगा सबसे पहले। किसको, बख्तियार खिलजी को। समझ गए। इस हरामखोर ने क्या किया, 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को राख कर दिया। अगर भारत आज के टाइम पे अगर नालंदा विश्वविद्यालय ना चला हुआ होता ना, तो आज के टाइम पे हमारे जो साइंटिस्टों ने जो लिखी हुई थी, जो किताबें लिखी हुई थी, वो आज के टाइम पे उनका नाम होता उस पर, चाहे वो ग्रेविटी हो गई, चाहे वो कोई भी चीज हो गई, तो उनका आविष्कार पहले से हो चुका था। जो बचे उनका नाम अभी भी आता है, आर्यभट्ट जैसा नाम अभी भी आता है कि भाई इन्होंने छूने की खोज करी, बचे तभी है, बाकी तो साक्ष्य मिलता ही नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे वेदों में मिल जाते हैं इनके, लेकिन वो बोलते हैं कि तुमने खुद से बनाया, तुमने खुद से लिख दिया ये नाम। समझ गए ना। तो इसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय जा रहा 1198 में,
जब इसने ये विश्वविद्यालय जलाया था ना, करीबन 3 महीने तक जलता रहा ये, इतनी किताबें थी इस विश्वविद्यालय के अंदर। करीबन 98 लाख ग्रंथ थे, 98 लाख ग्रंथ, 98 लाख ग्रंथ थी। इसकी लाइब्रेरी जो थी करीबन 3 महीनों तक जली थी, इतनी किताबें इसके अंदर थी। इसके अंदर कुछ शिक्षक ऐसे थे गुरुकुल के, जिन्होंने जितना वो बचा पाए उतना वो बचा के ले गए अपने साथ, बने बचा के क्या करेंगे, भगा के ले गए। आगे जाके जब आप हमारे धर्म ग्रंथों को ये किसने, अंग्रेजों ने पढ़ा ना, तो उन्होंने ये गलती नहीं करी। वो अब इन ग्रंथों को कहां लेके गए, इंग्लैंड लेके गए और ट्रांसलेट करके लाए उनको। तब जाके उनके क्या होते हैं आपके, उनके जो साइंटिस्ट, उनका नाम ज्यादा आपको सुनने को मिलता है। लेकिन इसने इस हरामखोर ने क्या किया, होना ही है, अनपढ़ है साले, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बिल्कुल खत्म कर दिया उसका, नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया और खत्म कर दिया। अब आगे जाके देखोगे, ये 2 लोग और आए थे इसके बहुत विशेष मंत्री थे वो 2 लोग, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 2 लोग आए थे इसके साथ। इसका ही मकसद था कि दिल्ली में एक सल्तनत का निर्माण करना, दिल्ली में क्या करना, एक सल्तनत का निर्माण करना। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो था, ये वही आदमी है जो कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी याद में क्या बना देगा, कुतुब मीनार बनाएगा। क्या बनाएगा, कुतुब मीनार बनाएगा आगे जाके, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर कौन होता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो था, इसकी याद में बना हुआ 2.5 दिन का झोपड़ा जो यहाँ पर अजमेर में था। इन दोनों ने अलग अलग क्षेत्रों में गए थे, इधर से उधर, और यहाँ पर इन्होंने करा था कि सल्तनत किस तरह से बनाई जाए दिल्ली के अंदर, किस तरह से सल्तनत को दिल्ली के अंदर बनाया जाए। तो इस तरह से किया था इन्होंने, ठीक है। तो इन दोनों ने बहुत ज्यादा मदद करी थी, इनके मंत्री थे, मतलब बहुत ज्यादा विशेषज्ञ थे। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन बख्तियार जो था, कुतुबुद्दीन बख्तियार जो था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये दोनों गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। क्या थे, दोनों के दोनों गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। और सल्तनत, इसके बाद जो सल्तनत बनती है, सल्तनत का पहला ही वंश होता है कौन, गुलाम वंश। कौन सा होता है, गुलाम वंश। कौन होता है, गुलाम वंश। और दिल्ली सल्तनत वो जो सबसे पहले स्थापना करी थी, वो किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। दिमाग किसका था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। समझ गए ना, ये लोग थे। इन्होंने क्या किया था, इनके दिमाग था कि दिल्ली में सल्तनत होनी चाहिए। और इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो होती है दिल्ली सल्तनत। क्या है, दिल्ली सल्तनत, जिनको हम अब आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज इतने के लिए काफी है। जितना आपके डाउट होंगे, आप डाउट मेरे पास लिख के लाएंगे और उन डाउटों को क्या आप मेरे को बता देंगे कि कहां कहां पर आपका क्या हुआ है, छूटा हुआ है, ठीक है। वैसे आपको पीडीएफ मिल गए, नोट्स मिल गए, सबके सब क्या करके लाएंगे भाई, पता है ना आपको क्या करना है उन नोट्सों का, ठीक है। हाँ, चने नहीं खाने उनको, ठीक है। हाँ, ठीक है।